अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी कुछ पाकिस्तान और आलमी ख़बरों के ऊपर अहम जो ख़बरें हैं उस पर हम तजिया देंगे और पाकिस्तान की जो मौजूदा अदम एतमाद और ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बहुत अहम ख़बरें हैं जो हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में आज ये पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी हैं, आपको पता होगा कि इमरान खान ने को जब ये समरी भेजी गई थी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, तो वो उन्होंने समरी पहले वापस भिजवा दी क्योंकि वो समझते थे कि इसके अंदर इतनी महंगाई जो है वो मुनासिब नहीं होगी। लेकिन बाद में फौरी तौर पर वही समरी साइन कर दी गई। उसकी वजह ये है कि उनको बताया गया था कि अगर ये आपने पेट्रोल ना बढ़ाया तो ये आपको जो है ना डेफिसिट बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होगा, खसारा होगा, क्योंकि इस वक्त आलमी मंडी के अंदर भी कीमत जो है पेट्रोल की बढ़ गई है। उसके बाद हमने वैसे भी चेक किया ओपेक के और जो हमारे ज़राए हैं, तो वहाँ हमें पता लगा कि इस वक्त तेल की कीमत जो है यूक्रेन और जो मसला है रशिया और अमेरिका का, उसकी वजह से कीमतें बढ़ती जा रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त 95.11 जो है इस वक्त फ़ी बैरल जो है आ गई है। तो इस वजह से ये पेट्रोल की कीमत मेरे ख़्याल से अगर उन्होंने करना था, जो हमें बताया गया था कि वो 3 रुपये कुछ करना था, क्योंकि आपको पता है ये तो करना पड़ेगा क्योंकि IMF में जाके हम फंस चुके हैं। उसकी मैं सारी डिटेल दे चुका हूँ आपको, कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि अब साथ में एक तो ये हमने 3-3.5 रुपये ये करना था, ऊपर से ये जो आलमी कीमतें बढ़ी हैं, तो इस वजह से ये करना पड़ गया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा बोझ है, आवाम को देखना पड़ेगा। और लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए, इस मजबूरी को देखते हुए और इस सूरत हाल जो पैदा हुई है इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, उसी वजह से अपोजिशन भी मुतारिक हो गई और अपोजिशन ने फैसला किया है कि एक ये और बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अचानक ही इतनी बड़ी कीमत बढ़ना जो है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत बड़ा ज़ाहिर झटका लगेगा, तो इससे वो चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर कैश कराया जाए। इसलिए दोबारा जो है इस महंगाई को इशू बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है एक बहुत बड़ी तहरीक लाने जा रही है। लेकिन अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, क्या वो तहरीक अदम एतमाद सिर्फ इस वजह से लाई जाएगी या इसी वजह से लोग मुतारिक हुए? यस इंडीड, वजह एक ये भी है, लेकिन इसकी एक और वजह हमने आपको बताई थी कि इसके अंदर पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए इस वक्त वेस्ट की जो ताकतें हैं, जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की सियासत में, वो भी मुतहर्रिक हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान के ऊपर अमेरिका की तरफ से, मैं खुलकर बात करता हूँ, वो सिर्फ तजिया निगार बात नहीं करते, अमेरिका की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त दबाव है कि आप मॉस्को नहीं जाएंगे, रूस नहीं जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दबाव है जैसा कि ब्राज़ील की क़यादत के ऊपर है। ब्राज़ील की क़यादत को भी कहा था अमेरिका ने कि आप अमेरिका नहीं जाएंगे, लेकिन वो तमाम दबाव को नज़रअंदाज करके वो मॉस्को पहुंच चुके हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, और वहाँ पे वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी तरह इमरान के ऊपर भी है। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं, इमरान खान जो है अभी तक जाने के वो बिल्कुल पुरुमीद है, पुरअज़म है जाने के लिए। तो लिहाजा वो पाकिस्तान के अंदर वो मगरबी एजेंट या मगरबी सियासी ग्रुप जो है वो मुतहर्रिक हैं कि इस तरह किसी तरह मामलात को सही करके, नंबर अपने पूरे करके और फौरी तौर पर अदम एतमाद की जो है दरख्वास्त लगा दी जाए और उसकी डेट अनाउंस कर दी जाए। याद रहे कि अगर अदम एतमाद की डेट अनाउंस हो गई, यानी तारीख अनाउंस हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब जो है ना ही असम्बलियाँ तोड़ सकेंगे और फिर उनका मॉस्को जाने का जो मामला है वो भी खटाई में पड़ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो मॉस्को जाते हैं और वहाँ ठहरते हैं और उनको पता भी लग जाएगा कि भाई ये तो जो वापसी पर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो वो बहुत सारी बातें, जो बहुत सारे मामला जो तय हो सकते हैं, वो गड़बड़ पड़ जाएंगे। बल्कि हो सकता है यहाँ से इमरान खान की रवानगी ही भी ना हो पाए। तो इसलिए आपको देखना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसलिए मामला जो है ना, सिर्फ ये इसको अपोजिशन को ना समझे, बल्कि जो बैरूनी फैक्टर, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मामलात में बैरूनी फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जहांगीर तरीन साहब के यहाँ का ग्रुप भी मुतारिक हुआ है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के भी मामला कहीं ना कहीं मैं तारीख तफसील बता चुका हूँ, कहाँ से मिलते हैं डांडे इनके। तो ओन चौधरी के पास उनका इजलास हुआ है, उनके घर पे बैठे हैं लोग, और ये ओन चौधरी साहब या इस किस्म के 2-4 लोग हैं, जैसे कि वो एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक वो गुज्जर साहब हैं। तो हर जमात के अंदर कोई ना कोई 2-4 ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियल होते हैं और जिनके अपने थोड़े से, जिनके पास कहते हैं ना कि सियासी कंटुटे मौजूद होते हैं। मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ। तो फिर वो ज़रा इधर उधर ये इस किस्म की चीज़ें करते हैं, साजिशें, पसे पर्दा, इसको बुला लिया, खाने पे बुला लिया इधर, तो इस किस्म की चीज़ें जो है बहुत सारी होती रहती हैं। ये हर सियासी जमात में मौजूद है। खैर, बहरहाल कहने का मकसद है कि वो इस पर काम करें। इसलिए आपको जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतारिक नज़र आ रहा है और जहांगीर तरीन ग्रुप भी
ने भी यह फैसला एक दफ़ा ये किया है कि वो शायद इमरान खान को छोड़ दे, क्योंकि अब दबाव उनको बाहर से भी आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मामला जो है वो ताकतवर हलकों की वजह से, अगर ताकतवर हलके अभी तक ये देख रहे हैं कि वो सूरत हाल को किसके हक में डालें, किसके किसके उसमें वजन डालें, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये मोहसिन बेग के हवाले से बता दूं कि मोहसिन बेग की ये गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा डे बिफोर यस्टरडे मैंने अपने टॉक शोज़ के अंदर आपको टॉक शोज़ कह रहा हूँ, अपने वीलॉग के अंदर मैंने आपको ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उसके अंदर माफिया जो है, बदमाश हैं, और जो जिस किस्म का यहाँ पे काम किया जाता है उसमें किसी आप सियासतदान को ना दें। सियासतदानों ने तो हमें बना दिया है, लेकिन सहाफ़ियों का भी बहुत बड़ा ग्रुप है, माफिया का ग्रुप है। तो 48 घंटे बाद आप देख लें कि क्या कुछ सामने आया है। मोहसिन बेग साहब जो है अपने वो ठीक है होंगे सहाफ़ी, मैं बहुत जानता हूँ, मोहसिन बेग को भी जानता हूँ, अब सेठी साहब को भी जानता हूँ, वो पहले क्या करते रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सबको जानता हूँ, सबका कच्चा छठा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इतनी हो गई है कि सबका पता है मेरे को। कुछ को तो पाकिस्तान से जानता था, कुछ को बाहर से, उनकी जिसे कहते हैं ना कि वो सवाने उमरी या शिजराए नसब, किसको कहाँ कहाँ से रातब फराहम होता है, मैं सब के बारे में जानता हूँ। लेकिन मेरा चूंकि इशू नहीं है, ना मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता हूँ, तो कहने का मकसद इसीलिए मैंने उससे कहा था कि ये लोग जो है ना, इनको आप सहाफ़ी ना कहें, सहाफ़त का भी बेड़ा गर्क हुआ है। उन्होंने जाकर एफआई की टीम गई थी, क्या ज़रूरत थी मतलब ये बात गलत करने की? क्या टॉक शोज़ के अंदर इस किस्म की बातें की जा सकती हैं जिस तरह की उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए? और हैरत की बात है मुझे कि वो टीवी चैनल ने भी उसको इशू किया। कतई नज़र मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, चाहे वो इमरान खान साहब हों या बिलावल साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, किसी की भी खिलाफ बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है वो एक मुसलमान को जेब नहीं देता। हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कोई तो एक चीज़ हम अपनी जाहिर करते हैं कि हमारे अंदर कोई शर्म है, कोई हया है हमारे अंदर। हर बात हमारी या तो तासुब से शुरू होती है, या हमारी सियासी दुश्मनी से शुरू होती है, या बदनीयती से शुरू होती है। इस्लाम के ऊपर, हकीकत के ऊपर, बराबरी के ऊपर हम कभी बात नहीं करते। तो ये गलत काम इन्होंने किया था मोहसिन बेग ने, और उनके पीछे कुछ लोग हैं, जाते ही उन्होंने, और ये बात भी ये झूठ बोल रहे हैं कि अदालत, हमें पता लगा है कि अदालत से उनके पास मौजूद था, और ये बात भी कि मैंने अपने डिफेंस के अंदर गोली चलाई, ये कोई बात नहीं। इस तरह तो कल कोई भी अगर मेरे घर पे अगर तलाशी पाकिस्तान में अगर लेने के लिए आ जाएगा सादी वर्दी में, तो फ़ौरन बगैर बात के पहले उठा के उसको गोली मार दूंगा। ये तो बात नहीं हुई। सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस क्या, उन्होंने असला ताना था इनके ऊपर? अगर उन्होंने असला नहीं ताना था तो फिर मोहसिन बेग को असला नहीं तानना चाहिए था। और उसके बाद ये कहना, और ये फिर मजे की बात देखें कि अदलिया ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और बुलवा लिया, तो ये भी मैं समझता हूँ कि गलत बात है। क्या कितने गरीब लोग पकड़े जाते हैं जिनको उठा के कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, इधर उधर बलूचिस्तान में कितने लोग उठा के एजेंसी वाले ले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता। क्या कभी अदलिया इस किस्म का नोटिस लेती है? लेकिन मोहसिन बेग के लिए इतनी जल्दी फौरी तौर पर कैसे एडिशनल जज इस्लामाबाद की तरफ से नोटिस आ गया? तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, बदमाश है, बैनुल अक़वामी एजेंसियों के ये सारे के सारे जो है ना, ये तनख्वाहदार हैं। एक ऑनलाइन एक चलाया भी करते थे एजेंसी किसी ज़माने के अंदर। खैर बहरहाल मैं किसी की ज़ातियात में नहीं जाता। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी को ये ना समझें कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कोई दूध का धुला हुआ, सब ऐसे ही है। अब आ जाते हैं जल्दी से ना अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे की तरफ। अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे के हवाले से मैंने, अगर आपको याद होगा, मेरी आप 22 अगस्त 2022 31 जनवरी 2022 की मेरा जो वीलॉग है आप देख लें, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे में कुछ नहीं निकलने वाला। और मैंने जब ये वीलॉग किया था तो शायद हो सकता है भाई आम आदमी में कोई बड़ा इतना एंकर तो हूँ नहीं, है ना कोई इतना बड़ा कोई माफिया हूँ कि लोग मेरे वीलॉग देखें, लेकिन कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। और वहाँ से मुझे दूसरे दिन पैगाम आया था कि आप इसके ऊपर बात ना करें, आप बहुत सारी चीज़ें खोल रहे हैं। तो मैं उस वजह से फिर उसके बाद मैं खामोश हो गया था। हालांकि कई MQM के फॉलोअर्स ने मेरे वीलॉग के अंदर मुझसे सवाल किया था कि अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे के बारे में चलाएं, तो मैं उनको यही कहता रहा था कि आप ठहर जाएं, बताऊंगा। मैं दर हकीकत, अगर आप आज भी मेरी 31 जनवरी की 2022 का वीलॉग सुन लें, तो मैंने कह दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन बरी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे सारी चीज़ें पता थी। मैंने बहुत पहले, जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब का मुकदमा ये सारा जब पेंडिंग में गया था कोविड आने से पहले, तो उस वक्त ही मैंने इनको बता दिया था कि इसमें मामला तो नहीं होंगे। देखिए अब लोग उसको गलत तरीके से पेंट कर रहे हैं, कुछ तासुब की बात कर रहे हैं। मैं अल्ताफ़ हुसैन का, जितना मैं अल्ताफ़ हुसैन का मुखालिफ हूँ ना, शायद कोई ना हो। मैंने तो अल्ताफ़ हुसैन की उस वक्त मुखालिफत की थी जब वो पीक के ऊपर थे। मैंने उस वक्त मुखालफत की थी अल्ताफ़ हुसैन की। मैं था, वसीम अज़हर नदवी साहब, हम लोग थे। लेकिन हम बात सच करते हैं, हकीकत की बात होगी। अगर मकसद मैं ये नहीं करूँगा कि अगर मेरी पसंद की अल्ताफ़ हुसैन बात कर दें तो मैं वाह वाह कर दूँ, और मेरे खिलाफ अगर अल्ताफ़ हुसैन चले जाएँ तो मैं उनको गालियां देना शुरू कर दूं। मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं मुल्क और कौम के मफाद में हमेशा बात करता हूं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो मुकदमा हुआ था, ठीक है, एजेंसीज का हाथ है, MI6 हो, MI5 हो, मैं अब नाम नहीं लेता, या MI10 हो या 15 हो, जो कुछ भी हो, इसीलिए मैं 4-5 नाम ले लिए हैं
ताकि पकड़ में ना हो। तो जो सारी एजेंसियां हैं वो कोई भी हो, वो फैसला इसलिए देती हैं, वो इसलिए करती हैं कि क्या सिर्फ वो अल्ताफ हुसैन को ही देती हैं इंस्ट्रक्शन? क्या बिलावल साहब को नहीं मिलते? क्या जरदारी साहब को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते? क्या नवाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते? मसला सारा ये हुआ था कि जिस वक्त ये इससे फैसले से अब अंदर के पहले बात हुई किसी ज़माने में, पुराना जब ये मसला जब शुरू हुआ था, जब ये मुकदमा बना था, तो उस वक्त कहीं ये बात देखी गई थी, दो चीज़ें देखी गई थी कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कुछ ये किया है, क्या इससे कोई ऐसा वाकई को दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है जिससे कि हुकूमत पाकिस्तान डैमेज होती हो। तो वहाँ एक बात ये प्ली उठाई गई थी कि वो कहाँ गए जिन्होंने नवाज शरीफ का क्या हुआ जब उन्होंने तकरीर करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था। तो क्या वो दहशतगर्दी के मुकदमे में जो लोग पकड़े गए थे, क्या उनको सजाएं हुई? क्या उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे चले? उनमें से बहुत से लोग तो आज काबीना में बैठे हुए। ये उसी वक्त ये चीज तय हो गई थी, अब की बात नहीं है, ये उसी वक्त फैसले तय हो गए थे कि ये फैसला जो है अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो बनाया जा रहा है दहशतगर्दी का, बुनियादी तौर पर ये एक सियासी तौर पर है। अगर ये सियासत ना होती तो इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर कई सियासतदानों ने क्या कहते हैं वो इस किस्म की हरकतें की हैं, जिसमें नवाज शरीफ का मुकदमा और एक दो मुकदमे और थे। अब मैं तफसील में जाऊंगा कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो उस बुनियाद के ऊपर फैसला किया गया था। लेकिन मुझे हैरत की बात है कि पाकिस्तान के दो तीन बड़े एंकर जो एक एक घंटे टेलीविजन पर लटके रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तासुब की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि लंदन की कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है, चाहे वो इंग्लैंड की एजेंसी के कहने पर हो, चाहे वो अमेरिकन एजेंसी के कहने पर हो, चाहे वो चीन की एजेंसी के कहने पर होता है। अगर होता है तो आप उसको देखें कि हमने उसको कैसे रोकना है। आप ये नहीं कह सकते अगर फैसला का मगर आपके हक में अगर फैसला हो तो बहुत अच्छा और दूसरे के हक में फैसला हो तो बहुत गलत है। ये तासुब के हवाले से मैं ये बात नहीं करूंगा। अल्ताफ हुसैन का जो फैसला बरतानिया की कोर्ट ने दिया है बिल्कुल ठीक है। वो फरमा रहे हैं कि जनाब वो बोरी की सियासत है। मैं सबसे ज्यादा खिलाफ था अल्ताफ हुसैन की, मैं सख्त खिलाफ हूं अल्ताफ हुसैन की सियासत के। लेकिन आप मुझे बताइए कि अल्ताफ हुसैन से ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा। मैं तो कराची में रहता हूँ, झूठ बोलते हैं लोग। क्या आपको नहीं पता कि उजैर बलोच क्या करता रहा है? उजैर बलोच क्या अल्ताफ हुसैन से ज्यादा मुकदमात उजैर बलोच के ऊपर हैं। अल्ताफ हुसैन से ज्यादा खतरनाक उजैर बलोच है। मैंने सबूत तक दिए थे, पाकिस्तान के डब्बा नंबर 10 के अंदर पढ़े कि किस तरीके से वो कलभूषण नेटवर्क को ये लोग यहाँ पे सबूत करते रहे। अल्ताफ हुसैन से ज्यादा खतरनाक जो है मामला जरदारी साहब के ऊपर है, जिन्होंने पूरे क्या कहते हैं यहाँ पे ब्लैक वाटर को एक्सेस दिया था। नाकब पे पाकिस्तान के नारे तो और बहुत सारे उन्हें लगाए। क्या कहा था खरने के मैं पाकिस्तान भारत के टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान आऊंगा। क्या मतलब ये गलत चीज है। मैं अल्ताफ हुसैन की हिमायत नहीं कर रहा हूं, गलत बात तासुब की है आपने उसको। ठीक है, अल्ताफ हुसैन की सियासत गलत थी, किसने मजबूर किया उसको गलत करने पर? पाकिस्तान की एजेंसी के लोग थे। आज किसने लोगों को इस्तेमाल किया? एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं। जब एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं तो फिर उनको दुरुस्त भी किया करें। मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूं। तो खैर कहने का मकसद ये था कि ये तो एक चीज थी, तो ये सिर्फ ना कहा जाए कि अल्ताफ हुसैन बरतानिया, मुझे इस बात पे था कि बरतानिया को इल्जाम ना दिया जाए। बरतानिया की कोर्ट ने जो फैसला किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा देखिए यूक्रेन के मामले की तरफ। वो मामला इसी तरह बरकरार है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कल भी कहा था कि मामला थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हुआ है क्योंकि पुतिन के ऊपर दबाव आया था। और ये एक बहुत बड़ी गेम अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने ये गेम की थी कि वो एक शोर उसने मचा के रखा कि रशिया हमला करने वाला है और हमला तारीखें दे रहा है, ताकि उसने एक हाइप क्रिएट की। उस हाइप क्रिएट करने के बाद उसने यूरोप को अपने साथ मिलाया। और आपने देखा कि अभी तक जो अमेरिका की एक डेट थी 16 तारीख, यानी आज हमला हो जाना था, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ। इसकी वजह मैंने आपको पहले बताई थी। और अब ये जो एजेंसीज हैं वो ये बताती हैं कि बुनियादी तौर पर ये हाइप अमेरिका ने इसलिए क्रिएट की थी कि अमेरिका खुद चाहता है यहाँ पे एक जंग करना। अमेरिका जंग क्यों करना चाहता है? मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से यूरोप के हालात ख़राब हो जाएं। देखें, अगर इसको आप यूँ समझने की कोशिश करें कि अगर ये रूस और अमेरिका की जंग होती है और यूरोप अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो यूरोप के अंदर तवानाई का बहरान पैदा होगा। हमने आपको कल बताया था कि जो नॉर्ड 2 की जो है पाइपलाइन, अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो जर्मनी की जो है तवानाई टोटल जो है गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। न सिर्फ जर्मनी की बल्कि बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह ये काफ़ी ममालिक जो है मुतासर होंगे। जब इनको तवानाई का बहरान होगा तो उसकी वजह से इनकी मईशत गिरेगी। अच्छा, इधर इनकी मईशत गिरेगी, नतीजा क्या होगा कि यूरो गिरेगा। अब आप देखिए जरा इनकी जो पीछे पसे पड़ता, मैं आपको साजिश बता रहा हूँ। जब यूरो गिरेगा तो जाहिर सी बात है डॉलर ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का मसला आपने देखा क्यों इतना आपको महंगा लग रहा है? उसकी महंगाई की असल वजह यह कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के नीचे गिरा हुआ है, इसलिए आपको महंगा लग रही है। वरना 2014-15 के अंदर भी पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ था, लेकिन उस वक्त डॉलर जो है इतना ऊपर चढ़ा हुआ नहीं था, रुपये की कीमत इतनी गिरी भी नहीं थी। तो एग्जैक्टली वही काम कुछ यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, दूसरा इससे एक तो सबसे बड़ा अमेरिका को ये फायदा होगा कि जब यूरोप की तिजारत
और यूरोप की जब मईशत कमज़ोर होगी तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा डॉलर को होगा, यूरो गिरेगा, क्योंकि अमेरिका की मईशत जो है ना यूरो से बहुत ज़्यादा घबराती है। एक चीज़ ये है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक तीर से दो शिकार ये होंगे कि इससे मशरक़ के अंदर जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ पर कहत पड़ेगा। ये आपको कोई बात नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। कहत इसलिए पड़ेगा कि आपको शायद पता होना चाहिए कि ये जो गंदम है, जो रोटी हमारे यहाँ है, जो एक्सपोर्ट होती है, तो तकरीबन दुनिया में जितनी गंदम एक्सपोर्ट होती है बाहर मुल्कों में, उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से भी मशरिक़ वस्ता और कुछ मुस्लिम ममालिक को जाता है। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो उन ममालिक के अंदर इंडोनेशिया और कुछ और ममालिक हैं, और ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका के सारे मुल्क हैं जो जहाँ पे ये गंदम जाती है, वहाँ पे आटे का और गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूस ने अपने कुछ एक फ़ौजी मशक़ें जहाँ से हो रही थी वहाँ से हटा दिया है, लेकिन साथ में रूस की डोमा ने जो है ये कह दिया है कि जो दो इलाके डोम्बास्कर के साथ जो है दो आज़ाद इलाके हैं उनको वो तस्लीम कर लेंगे। अगर वो तस्लीम कर लेती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ भी रूस को कम अज़ कम फिर बढ़तरी हो जाएगी, और ये मैं समझता हूँ कि रूस आज या कल ये ऐलान कर देगा। लेकिन अगर रूस ऐलान करे या ना करे, लेकिन असल मसला जो है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि यहाँ पर एक जंग हो, और अमेरिका मुसलसल इसीलिए तारीखें देता जा रहा है। लेकिन इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टेंशन बिल्कुल बरकरार है, और वही इस वक्त फिगर जो है वो 99% जिसे कहना चाहिए कि अपने एक, हालांकि फौजियाँ आपने देखी कि वापस गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त जो जंग का जो है वो 99% तक जंग होने के चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी एक बात आपको कल हमने बताई थी कि एक अहम खबर ये कि कल आर्मी चीफ मिले सदर से, वज़ीर आज़म से, उसमें इमरान खान के मामला था और थोड़ा सा रूस का दौरा, बलूचिस्तान का मामला, ईरान के हवाले से सारे मामला। लेकिन एक और चीज़ जो अहम डिस्कस हुई है वो ये भी हुई है कि अब जो नया आर्मी चीफ आएगा उसके बारे में बातचीत हुई है, और एक बात जो है ख़ास तौर पर कही गई है, मैं नहीं बताऊँगा किसकी तरफ से गई, ये बात कही गई है हुकूमत को और सदर साहब को भी कही गई कि अब जो आर्मी चीफ की जो फैसला होगा, तैनाती का, जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो मुकम्मल तौर पर सीनियरिटी की बुनियाद पर और टोटल मेरिट की बुनियाद पर होगा। उन्होंने ये कहा है कि अब वो प्रैक्टिस ना होने जाए जो कि ISI की चीफ के दौरान हुई थी, कि जो ज़ाहिर आपको होता है फिर नाम तो आते हैं आर्मी की तरफ से, लेकिन अब उसके अंदर कोई पसंद नापसंद यानी वो प्रैक्टिस ना की जाए जो कि ISI की चीफ के दरमियान हुई थी, कि इस वक्त हालात मुल्क के ऐसे नहीं है कि हम मज़ीद अब फ़ौजी क़यादत या फ़ौजी नई की नामजदगी के अंदर किसी किस्म की कोई हम मशक़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी अहम खबर थी। दूसरी है कि OIC ने एक बयान मार दिया है, एक ट्वीट किया उन्होंने और एक बयान दिया है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। क्या काम किया है? दुनिया के अंदर मुसलमान भारत के अंदर मर रहे हैं, इस बुरी तरह उनको शहीद किया जा रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक खाली बयान दिया है। हालांकि तो करना ये चाहिए था कि OIC का इस पे इजलास होना चाहिए था, और OIC को ख़ास तौर पर यह हुक्म देना चाहिए था तमाम मेंबर ममालिक को कि हर मेंबर ममालिक जो OIC का रुकन है वो अपने अपने मुल्क में भारत के सफ़ीर को तलब करे, और तलब करके भारत से इसकी वजाहत तलब करे। लेकिन OIC ने बस सऊदी अरब से एक बयान जो है मार दिया है कि जनाब हमें बड़ा अफसोस है, वो भी तशवीश का इज़हार किया। बहरहाल मुसलमानों की जो हालत ज़ाहिर है वो आपको पता ही है, हम अफसोस ही कर सकते हैं। दूसरी एक ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने स्टूडेंट यूनियन के ऊपर से पाबंदी सिंध में उठा ली है। मैं समझता हूँ ये इक़दाम बिल्कुल गलत है। ये क्यों है, इसकी क्या वजूहत है, मैं फिर आपसे बात बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज तक की खबरों के लिए इतना ही तजिया। इंशाल्लाह कल खबरों पर, मुल्की और गैर मुल्की खबरों का तजिया लेके आपसे साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।